Hello, dear students. How are you all? You all must be preparing for your board examinations as your examination will commence from the next month. इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेटा आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है। इस सीरीज़ में आपका जितना भी लिटरेचर का पार्ट है, जितना भी आपका लिटरेचर का सेक्शन है, जो आपका 40 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स 40 मार्क्स आपका लिटरेचर का पार्ट ही कवर करेगा। तो इस लिटरेचर के पार्ट को मैं 1 बाय 1 आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी आपका पोइट्री का सेक्शन है, 1 बाय 1 उसको डिस्कस करूँगी। तो इस सीरीज़ में की बिगिनिंग में हम पहले पोम्स डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट द प्रोज सेक्शन विल बी डिस्कस्ड. सो टुडे आई विल स्टार्ट by discussing the poem Dust of Snow by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बड़े ही प्रोमिनेंट, बड़े ही इम्पॉर्टेंट पोइट हैं। तो हम इस पोम में सबसे पहले इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट was a great American poet. His complete name was Robert Lee Frost. इनका बर्थ हुआ 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। He died on 29th January 1963. उनके जो वर्क्स हैं, उनकी जो पोइट्री है वो ज़्यादातर बेस्ड होती है रूरल लाइफ पर। ये जो पोम है बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, इस पोम से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो हमारे पोइट हैं, वो बड़ा ही ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे प्री कंसेप्शंस, बहुत सारे सुपरस्टिशंस, बहुत सारी धारणाएं अपने मन के अंदर पाल लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों से हम नेगेटिविटी को जोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं हम उनको नेगेटिव फॉर्म में देखने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कहीं बाहर जाना है, इम्पॉर्टेंट काम के लिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं और कोई आकर एकदम से स्नीज कर दे, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये धारणा बन जाती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि क्या ये काम हमारा होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो सुपरस्टिशंस चले आ रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं और हम चीज़ों को नेगेटिव तरीके से देखने लग जाते हैं। सिमिलरली कई बार हम लोग कहीं जा रहे हैं और बिल्ली अगर ब्लैक कैट कोई हमारा रास्ता काट जाए, तब भी हम इसी कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि हमारा ये काम पूरा होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से बहुत सारे सुपरस्टिशंस हमारे मन में होते हैं और उन्हीं सुपरस्टिशंस को क्रिटिक करते हुए पोइट जो हैं इस पोम को लिखते हैं। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 8 लाइन्स की आपकी पोम है, बड़ी छोटी सी पोम है और छोटी सी 8 लाइन्स में ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना ये जो मैसेज है उसको कन्वे किया है। इट एक्सप्लोर्स द पावर ऑफ नेचर टू हील एंड इंस्पायर। जो पावर है, जो नेचर की एक पॉजिटिविटी की पावर है, कितना रिफ्रेशिंग एक नेचर होता है। कई बार हमारा मूड ख़राब हो और हम एक पार्क में जाकर बैठ जाएं कहीं ना कहीं, या किसी ब्यूटीफुल सी पेड़ों के नीचे जाकर बैठ जाएं, पक्षियों की चहचहाट अगर हम सुन ले, बर्ड्स की चर्पिंग को हम सुन ले, कई बार हमें कितना पॉजिटिव फील होता है। तो यही एक ब्यूटी है नेचर की, यही एक पावर है जो कहीं ना कहीं हमें हील करती है और कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करती है। जो रीजनरेशन पावर है नेचर की, वो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करती है कि हम लोगों के अंदर भी हम लोग अपने न्यू आइडियाज़ को दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। It is about how even small events can have a big impact on our mood and perspective. कि किस तरीके से छोटी छोटी जो घटनाएं, छोटे छोटे जो इवेंट्स हैं, हमारी लाइफ को मोल्ड कर देते हैं, हमारे मूड को चेंज कर देते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव को नेगेटिव भी कर सकते हैं और पॉजिटिव वे में भी हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। The poet has mentioned crow and hemlock tree in this poem. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोम में 2 सिंबल्स को यूज़ किया है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। क्रो को कहीं ना कहीं हम नेगेटिव कॉनोटेशन देते हैं। हम सब लोगों ने देखा है अपनी फैमिलीज़ में कि कई बार किसी की अगर डेथ हो जाती है, कहीं ना कहीं क्रो को हम डेथ से जो है कंपेयर कर रहे हैं, डेथ को सिग्निफाई कर रहा है क्रो। तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो किसी ऑस्पिशियस डे पे हम लोग सब कुछ ना कुछ एक फीस प्रिपेयर करते हैं, खाना प्रिपेयर करते हैं, जो कि हम जाकर क्रो को खिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम डेथ से उसको जो है जोड़कर देखते हैं।
सिमिलरली जो हेमलॉक ट्री है एक बड़ा ही पॉइजनस ट्री होता है और इसको भी कहीं ना कहीं हम नेगेटिव वे में देखते हैं. Hemlock tree is a poisonous tree with small white flowers. The poet was not in a good mood, and so he describes the dark, depressive and bitter side of nature to present his similar mood. जो पोइट हैं उनका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो सोरोफुल मूड में थे और अपने उसी मूड को सिग्निफाई करने के लिए, उसकी डार्क और डिप्रेसिव बिटर साइड दिखाने के लिए उन्होंने नेचर की इन सिंबल्स को यूज़ किया है, क्रो को और हेमलॉक ट्री को, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने मूड को सिग्निफाई कर रहे हैं, अपने मूड को प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनका जो मूड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. Now I'll discuss the summary of this poem. The poet says that once he was in a depressive mood and was sitting under a hemlock tree. तो एक बार जो पोइट हैं हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं एंड ही वॉज इन अ वेरी डिप्रेसिव मूड, बिल्कुल भी उनका मूड अच्छा नहीं था. A crow sitting on the same tree shook off the dust of snow. तो उसी पेड़ के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था, जिसकी वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो स्नो के पार्टिकल्स हैं जो पोइट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे उनके ऊपर आकर गिर जाते हैं. डस्ट ऑफ स्नो क्या है? These are the small particles of snow that remain on the surface after the snowfall. ये जो एक्शन था, ये जो छोटा सा सिंपल सा एक्शन था, स्नो का गिरना पॉइंट के ऊपर, उनके ऊपर स्नो पार्टिकल्स का आकर गिरना उनके मूड को बिल्कुल चेंज कर देता है. He realized that he had wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow. और रियलाइज़ करते हैं कि आधा जो उनका दिन था उन्होंने दुख में, रिपेंट करने में अपना सारा दिन जो है आधा दिन बर्बाद कर दिया. बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी. लेकिन उनको रियलाइज़ होता है, जो डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल्स उनके ऊपर आकर गिरते हैं, छोटा सा एक्शन है लेकिन उनके ऊपर, उनके मूड के ऊपर उसने बहुत, उनके मूड को बहुत अफेक्ट किया. ही रियलाइज, उनको रियलाइज़ हुआ कि बाकी का दिन, जो आधा दिन उन्होंने ख़राब कर दिया, बाकी का दिन उनका जो बचा है वो कहीं ना कहीं उसको एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी यूज़फुल एक्टिविटी में, किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में अपना बाकी का बचा हुआ दिन वो यूटिलाइज कर सकते हैं. His sorrow was washed away by the light shower of snow dust. उनका जो सोरो था, वो जो स्नो के जो पार्टिकल्स उनके ऊपर आकर गिरे, उसकी वजह से उनका जितना भी सोरो था वो गायब हो गया. His spirit was revived. उनकी जो एनर्जी थी, उनका जो मूड था दोबारा से रिफ्रेश हो गया, दोबारा से रिवाइव हो गया. एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे. और उनको अब ये चीज़ समझ आ गई कि उन्हें अपना बाकी का दिन किस तरीके से किसी यूज़फुल एक्टिविटी में यूटिलाइज करना है. Now I'll discuss the poetic devices. So first of the poetic device is